20 सितंबर 1996 को उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस पर ज्यादतियों का इल्ज़ाम लगाया। मुर्तज़ा ने कहा कि पुलिस हुकाम रियासती यूनिफॉर्म पहनने के काबिल नहीं है, वो मुजरिम है, उन्होंने कराची में कत्लेआम किया है, उनका वक्त ख़त्म होने वाला है। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो मुझे गिरफ़्तार करें अगर वो इसके सियासी नतायज बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं तो। मुर्तज़ा भुट्टो उसी दिन शाम को 8 बजे रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने घर लौट रहे थे। उनकी बेटी फातिमा भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं कि मेरी वालदा किचन में खाना बना रही थी। मैं अपने छोटे भाई जुल्फ़ी के साथ अपने वालिदैन के बेडरूम में टीवी देख रही थी। उसी वक्त मेरी एक दोस्त नूरिया का फ़ोन आया। अभी हम बात कर रहे थे कि मुझे एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद तो गोलियों की बुछाड़ होने लगी। मैंने नूरिया से कहा कि थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। मैं जुल्फ़ी को गोद में लिए ड्राइंग रूम की तरफ भागी। माँ भी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची। हम वहाँ आधा घंटा बैठे रहे। हमने अपने चौकीदार को बाहर ये देखने के लिए भेज दिया कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि बाहर पुलिस फैली हुई है। पुलिस ने मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। उन्होंने कहा कि बाहर डकैती हो रही है, सूरत हाल ठीक होने तक आप अंदर ही रहें। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फातिमा और गनमा भुट्टो की परेशानियों में इजाफा होता गया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे घर के आसपास बहुत सारी पुलिस तैनात थी। जब मेरे वालिद ज़्यादा देर तक नहीं आए तो मैंने अपनी फूफी को फ़ोन करने का फ़ैसला किया। काफ़ी देर बाद उनके शौहर आसिफ जरदारी फ़ोन पर आए। उन्होंने कहा कि मैं फूफी से बात नहीं कर सकती। जब मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है तो उन्होंने कहा कि वो फ़ोन पर नहीं आ सकती। जब मैंने बहुत ज़ोर दिया तो उन्होंने बहुत सर्द मैरी से कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे वालिद को गोली लग गई है। फातिमा और उनकी वालदा गनमा कार में बैठकर जल्दी से मिड ईस्ट अस्पताल पहुंची। बाद में फातिमा भुट्टो ने अपने सवानह उम्र में लिखा है कि मुझे याद है कि जब मैं अस्पताल में दाखिल हुई तो मैंने अपने वालिद के पाँव देखे। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। मम्मी दौड़कर पापा के पास गई। वो एक बेड पर बेहोश लेटे हुए थे। मेरी वालदा ज़ोर से चीख पड़ी, जागो मीर जागो। मैंने पापा के चेहरे को छुआ। मेरी उंगलियों पर उनका खून लग गया था। उनका चेहरा अभी गर्म था। मैं इतना घबरा गई कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी। बाद में डॉक्टर गफ़ार ने मुझे बताया कि पापा सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे थे। उनके गले में इतना खून भरा हुआ था कि उनके फेफड़ों में हवा पहुंचाने के लिए ट्यूब नहीं डाली जा सकी। बाद में उनके गले में एक ट्यूब डालने के लिए सुराख किया गया ताकि वो सांस ले सकें। यही हो रहा था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। डॉक्टर उन्हें ना बचा सके। फातिमा ने अपनी किताब में उनके आखिरी वक्त की कैफियत यूँ बयान की कि पापा के बाल हमेशा करीने से सिजे होते थे। वो सिर्फ उस वक्त ज़रा ख़राब होते जब वो सोकर उठते। मैं अपने वालिद की लाश के पास घुटनों के बल बैठ गई और मैंने उनके चेहरे, गालों और होंठों को चूमा। मैंने दस्ता तौर पर उनकी आंखों को नहीं चूमा क्योंकि लबनान में ये तो हम परस्ती है कि अगर आपके होंठों से किसी की पलकें छू जाए तो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाता है। मैं अपने पापा से दूर नहीं होना चाहती थी। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो फौरी तौर पर कराची पहुंची और अपने मुर्दा भाई को देखने के लिए नंगे पाँव मिड ईस्ट अस्पताल गई। बाद में लड़काना में उन्होंने एक तकरीर करते हुए कहा कि 1977 में जब मार्शल लॉ नाफिज हुआ, फ़ौज और बरसर इक़्तिदार आई तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो जवान थे। उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। फ़ौज की वजह से वो वतन वापस नहीं आ सके। वो अपने वालिद की आखिरी दीदार से भी महरूम रहे। वो अपने छोटे भाई शाहनवाज़ को दफनाने के लिए भी पाकिस्तान नहीं आए। थैंक्स फॉर वाचिंग।